4 माइनस 1 ऐसे लिख लो। तो फिर क्या हो जाएगा, इसमें 2.001 आएगा और ये 800, तो ये 8 आ जाएगा इससे। और ये 1/10 का रूट है, सो ये 1/√10 है। और यहाँ से आ गया 0.414 आ गया, 1 माइनस कर दी। 1/√10 को हमने आपको बताया था कि इसको 8/10 लिख के √10 लिख लें और इंटू 0.414 कर लें। ये 3.16 थोड़ी देर पहले निकाला गया है, तो 0.8 इंटू 3.16 और इंटू 0.414, सो दिस इज इक्वल्स टू 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये फ्लक्स हो गया। देखिए ये हमने एक अल्टरनेट मेथड बता दिया आपको कि इतना करके भी आप चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से बुक में किया गया है। तो आप चाहें ये कर दें तो बात वही आएगी। सो दिस इज द मेथड। आपको जो मेथड पसंद हो वो कर लें। अब देखिए, नाउ लेट अस फाइंड आउट सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट कह रहा है कि उस क्यूब के अंदर चार्ज इनसाइड क्यूब, फॉर चार्ज इनसाइड क्यूब। तो फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स नेट इज 1/ε0 क्यू। हमें तो क्यू चाहिए, तो फ्लक्स नेट कितना आया? यही है फ्लक्स नेट, रख दो इसी में 1.05 और एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दो, क्यू वहीं रहने दो। तो 1.05 इंटू 8.854 इंटू 10⁻⁻12 इज इक्वल टू क्यू। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए और क्यू को वहीं रहने दीजिए। नाउ 1.05, सो 1.05 इंटू 8.854, 8.854 इज इक्वल टू 9.2967 ऐसा आ गया। सो 9.2967, तो ये चीज आ गई 9.29, ये चीज है। और इंटू 10⁻⁻12 ये हो गया कूलम, इतने कूलम चार्ज आ गया। सो दिस इज द आंसर। 9.27 बुक में लिखा है, तो एक बार हम और चेक कर लेते हैं, नहीं तो बुक का आंसर गड़बड़ है। तो थोड़ा सा वहाँ 27 है, हमारे में 29 आ रहा है। फिर से एक बार देख लेते हैं। सो 1.05 इंटू 8.854, 8.854 इज इक्वल टू 9.29 ही आ रहा है। तो बुक में 9.27 है, तो बुक में थोड़ा सा एरर है। सो इस तरीके से हमने देख लिया कि ये इसका सेकंड पार्ट हो गया, जिसमें कि हमने चार्ज निकाल लिया है। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने गॉसियन लॉ लगाते हुए एक किसी एनक्लोज्ड सरफेस के अंदर फ्लक्स निकाला और फिर उसके अंदर चार्ज निकाला। ऐसा ही एक क्वेश्चन एग्जाम्पल 1.12 है। तो एग्जाम्पल 1.12 हम देखें। नाउ let us see example 1.12. एग्जाम्पल 1.12 कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड इट इज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव एक्स एंड निगेटिव डायरेक्शन फॉर निगेटिव एक्स, ऐसा कह रहा है। मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वो कहता है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में फील्ड इधर है और निगेटिव डायरेक्शन में फील्ड इधर है। तो यूनिफॉर्म तो है, लेकिन जैसे मान लो ये कोई एक प्लेट हो, इमेजिनरी प्लेट,
और इसी से दोनों तरफ निकल रही हो। आप ये देख लें, मान लीजिए एक पॉजिटिव प्लेट हो, तो अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज इधर रखोगे तो वो इधर भागेगा, तो फील्ड इसमें इधर होगी क्योंकि वो तो इधर भागेगा, और इधर रखोगे तो इधर भागेगा। तो आप समझ लीजिए कि जो वाई जेड प्लेन है, तो वाई जेड प्लेन, ये वाई जेड प्लेन है, और बाकी ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई हो गया और ये जेड। तो वाई जेड प्लेन में ही कोई एक प्लेट रखी हुई है और उसी में पॉजिटिव चार्ज है, तो इधर की तरफ पॉजिटिव एक्स की तरफ इधर है फील्ड, और निगेटिव की तरफ इधर है फील्ड। तो वही चीज़ यहाँ दिखाई गई है कि यूनिफॉर्म तो है। यूनिफॉर्म कैसे होगी? ये ऐसे होगी कि ये चीज़ आप कर लें और बाकी एक निगेटिव प्लेट यहाँ रख दें, तो ये इधर से इधर हो जाएगी, और एक निगेटिव प्लेट यहाँ रख दें, तो दोनों तरफ ये फील्ड इधर से इधर जाती हुई, इधर से, तो ऐसा ही कुछ है यहाँ पर। तो पॉजिटिव में पॉजिटिव की ओर जाती हुई और निगेटिव में निगेटिव की ओर जाती हुई फील्ड है। अच्छा, इस फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है? यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 200 न्यूटन पर कूलम्ब ये है इधर की तरफ, और इसमें आई कैप भी लगा दें क्योंकि आई एक्सिस की तरफ है, और इधर की ओर फील्ड कैसी है? सो 200 माइनस आई कैप न्यूटन पर कूलम्ब, इधर की तरफ इधर है, इधर की तरफ इधर है, ये चीज़ है। तो अब आपसे क्या कहा जा रहा है? ए राइट सर्कुलर सिलेंडर of length 20 centimeter and radius 5 centimeter has its center at the origin and its axis along the x axis। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर यहाँ रखा गया है, ये 20 सेंटीमीटर का है, जिसमें ये ठीक इसके सेंटर पर है, यानी 10 सेंटीमीटर इधर और 10 सेंटीमीटर इधर, 10 सेंटीमीटर इस साइड और 10 सेंटीमीटर इस साइड, ऐसे है। जो सिलेंडर का सेंटर है वो ओरिजिन से मैच कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। हाँ, इसका रेडियस कितना है? इसका रेडियस बताया गया है 5 है सेंटीमीटर। सो रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, ऐसा कहा गया है। सो यहाँ से यहाँ जाओगे तो ये प्लस 10 सेंटीमीटर है, और यहाँ से अगर इधर चले जाओगे निगेटिव एक्सिस की तरफ तो ये माइनस 10 सेंटीमीटर है, यानी इसकी एजेस यहाँ प्लेस्ड हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट फेस। तो अगर मान लें यहाँ पर दो फ्लैट सरफेसेस हैं, तो उनसे कितना, इसे 1 मान ले फ्लैट सरफेस और इसे 2 मान ले ये वाली को। सो व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स through each flat surface। तो पहली चीज की फ्लैट सरफेस से कितना फ्लक्स जा रहा है, तो आप S1 से देखें। सो फाई 1, तो फाई 1 इज इक्वल टू क्या होगा? E डॉट S1। फाई 1 है तो हमने S1 ले लिया इसका सरफेस। तो जरा देखो कि अगर एक हमने सिलेंडर बनाया है तो S वेक्टर किधर जाएगा? S1 वेक्टर। हमेशा जब इनक्लोज सरफेस होती है तो वेक्टर बाहर निकलते हैं और सरफेस के परपेंडिकुलर होते हैं, तो S1 भी इधर और E भी इधर, तो इसलिए ये दोनों ही थीटा 0 हुआ। भले ये निगेटिव हो, निगेटिव से नहीं लेना देना, ये डॉट प्रोडक्ट सिर्फ एंगल को देखता है, इनके मैग्नीट्यूड और इसका एंगल, यानी ई एस और कॉस थीटा। तो थीटा तो 0 डिग्री है ना, क्योंकि निगेटिव की वजह से ही तो फील्ड इधर हुई है, फील्ड इधर
और एरिया वेक्टर भी इधर, तो थीटा क्या हो गया 0। सो ई, अब ई कितना है 200, देख लो ऊपर 200 है न्यूटन पर कूलम। एस कितना है पाई आर स्क्वायर। अच्छा रेडियस इसका कितना है 5 सेंटीमीटर। सो 5 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर पाई स्क्वायर और इंटू 1। सो दिस इज 200 इंटू 3.14 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻4, ये चीज़ हो गई। सो इन सब को हम मल्टीप्लाई करें। सो 25 2 जा 50, तो ये हो जाएगा 5000 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻4, ये चीज़। 3 0 से कट जाएंगे और 10⁻⁻1 बचेगा। ये देखो 3 0 से कट जाएंगे, -1 बचेगा, तो -1 के लिए 0.5 लगा दो। तो 0.5 इंटू 3.14 और 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 4 या 20, 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15 और 3 डिजिट पहले डेसिमल लगा दो, तो 1.57 आ गया। तो ये चीज़ फ्लक्स आ गई φ1 के लिए। और फ्लक्स की क्या यूनिट होती है पर कूलम। अच्छा तो φ2 क्या हुआ, नेट फ्लक्स टू थ्रू सेकेंड सरफेस, इससे कितनी हुई, तो φ2 चाहिए। इट इज ई डॉट S2, वेक्टर लगाना ना भूलें, डॉट प्रोडक्ट है। सो इट इज ई S2, इधर फील्ड इधर, और एरिया वेक्टर तो बनाया ही नहीं, एरिया वेक्टर भी बनाओ, दैट इज S2। तो जिधर ई उधर ही एरिया वेक्टर, क्योंकि हमेशा इंक्लोज सरफेस से ये बाहर की ओर निकलता है। तो यहाँ भी तो थीटा 0 हुआ, तो इसलिए cos 0 डिग्री। ई कितना है 200, एस क्या है पाई आर स्क्वायर, तो -2 और इसकी वैल्यू 1। सो दिस इज 200 इंटू 3.14 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻4। यही चीज़ यहाँ भी है, आप देख लें बिल्कुल मिलती जुलती चीज़ आ रही, ये है वही, तो ये है। तो इसकी भी वैल्यू कितनी हो गई 1.57 न्यूटन, ये चीज़ हो गई φ2। आप देखें इसके दोनों सरफेस से फ्लक्स निकल रहा है, इधर से भी निकल ही रहा है और इधर से भी निकल ही रहा है। अब निकल रहा है तो नेट फ्लक्स इसमें से निकल ही रहा है। तो अगर नेट फ्लक्स निकल रहा है टोटल, तो निकलने वाला फ्लक्स तो पॉजिटिव माना जाता है और अंदर आने वाला किसी एरिया से वो निगेटिव माना जाता है। क्योंकि दोनों फ्लक्स पॉजिटिव आए हैं, तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि सेकंड पार्ट में, बी पार्ट में आपसे ये बात पूछी गई है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ सिलेंडर। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ सिलेंडर। सो साइड ऑफ सिलेंडर तो क्या है, साइड ऑफ सिलेंडर देख लीजिए ऊपर, तो इसमें एरिया वेक्टर ऊपर होगा, ये एस। सो इन साइड ऑफ सिलेंडर कर्व्ड सरफेस में जो एरिया वेक्टर होंगे वो कर्व के ऊपर निकले हुए होंगे ऐसे चारों तरफ, और फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर ऊपर है, वो इस तरीके से होंगे। हमेशा फील्ड के तो या फिंगर्स के तो परपेंडिकुलर ही होंगे, ये देखिए। तो इसलिए साइड के केस में सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड ये परपेंडिकुलर हो गई। सो यहाँ थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। So in curved surface, area vector is perpendicular to field at every point. So जो फ्लक्स होगा कर्व्ड सरफेस का वो ई एस cos 90 डिग्री हो गया। सो दैट इज ई एस इंटू 0, सो वो 0 हो गया। न्यूटन
मीटर स्क्वायर पर कूलम, कुछ भी हो आप यूनिट जरूर लिखें। तो सेकंड का आंसर हो गया। थर्ड पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर। तो आपको हमने φ1 φ2 का इसे φ3 कह दें। सो कितना फ्लक्स हुआ, फाई नेट, ठीक है, आउटवर्ड द सिलेंडर, आउटवर्ड सिलेंडर से कितना फ्लक्स निकला ये पूछा जा रहा है। व्हाट इज द नेट फ्लक्स आउटवर्ड द सिलेंडर। तो वो तो φ1 प्लस φ2 और प्लस φ3 होगा। अच्छा φ1 कितना आया है 1.57, φ2 कितना आया है 1.57 और φ3 0 आया है, तो हमने ये वैल्यू डाल दी। 774 और ये 1 हो जाएगा और 2 और ये 3.14। सो इतना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये हो गया नेट फ्लक्स। उस सिलेंडर से निकलने वाला नेट फ्लक्स क्या है। अब कह रहा है व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड सिलेंडर। तो नेट चार्ज इनसाइड सिलेंडर, तो हम जानते हैं कि जो फाई नेट होता है किसी भी सरफेस से, वो होता है 1/ε0 ये गॉस लॉ है। तो हमें किसी भी इंटीग्रल क्लोज्ड इंटीग्रल सरफेस से हमने टोटल फ्लक्स की गणना कर ली है। तो जब फ्लक्स मिल गए हैं तो फ्लक्स की जगह ये लिखो 3.14 और ε0 भी इधर ले जाओ तो क्यू आ जाएगा। सो 3.14 और ε0 का मल्टीप्लाई करो 8.854 इंटू 10⁻⁻12, यही क्यू होगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई किया जाए तो पता चले कि क्यू कितना है। सो 3.14 इंटू 8.854 इज इक्वल टू 27.80। तो 27.80 लिख लें। सो दिस इम्प्लाइज Q इज इक्वल्स टू 27.80 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। तो ये चीज़ आ गया। या 2.78, इसे छोटा कर दो तो इसे बड़ा कर दो, -11, वो भी कर सकते हो, तो साइंटिफिक नोटेशन में हो जाएगा। तो इसे आप चाहें तो 2.78 कर दें, बुक में भी 2.78 ही लिखा है, और 10⁻⁻11, ये छोटा तो ये बड़ा। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने एग्जाम्पल 1.12 से गॉस लॉ को समझा। गॉस लॉ के और भी इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस हैं जिसको कि हम आगे की क्लास में समझेंगे। तो इस क्लास के लिए बच्चों इतना ही, बाकी इसके आगे आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। थैंक यू बच्चों।